अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? सबसे खुशी क्यों नहीं होगी? मार्च शुरू हो गया है और जब मार्च शुरू हो जाता है तो हमें याद आती है कि हमारे मुल्क की जो करारदाद थी, हमारे मुल्क का जो पैगाम था, वो कोने कोने तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुंचाया था। वो पैगाम क्या था कि करारदाद मंजूर हो गई है और पाकिस्तान जल्द बनने वाला है। और इसकी खुशी में कहते हैं ना कि पूरे पाको हिंद में एक हलचल, एक फेस्टिविटी चली गई थी कि सब लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। लोगों को खुशी थी कि हम अपने मुल्क जाएंगे, हम अपने मुल्क में अपना बसेरा डालेंगे और अपने तरीके से, अपने मज़हब के मुताबिक हम एक ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो ये करारदाद 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मंटो पार्क में पेश की थी, जहां आज मीनार पाकिस्तान बन गया है। और हम सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान की कितनी अहमियत है और मार्च इस महीने की कितनी अहमियत है। और लोगों ने दुआएं शुरू कर दी, सिलसिला शुरू हो गया और वो आज हम अपने मुल्क के नीचे, इस परचम के नीचे, इस साए तले हम आज खड़े हैं। और इस परचम में ऐसे बहुत से लोग गुजरे, ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो फ़ख्र पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई। और आज वो किसी भी शोबे में हैं, वो पेंटर हैं, वो म्यूजिशियंस हैं, वो एक्टर हैं, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो पाकिस्तान की ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम जो है वो कभी सरनगू नहीं होने दिया। पाकिस्तान का परचम हमेशा लेके अपने सीने पे आगे आए हैं। हम आज आपको उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों से, उन्हीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फ़ख्र पाकिस्तान से आप लोगों को मिलवाएंगे। और आज आपको पता लगे कि पाकिस्तान में पेश बहा ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनका काम बाकी पाकिस्तान का, जिन्होंने नाम रोशन किया है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम हैं। अगर हम बात करें मुसव्वरी की तो उनका नाम आता है, अगर हम बात करें खेलों की तो उनका नाम आता है। और ना सिर्फ मर्द हजरात, बाकी पाकिस्तान में ख़वातीन ने पाकिस्तान का जो परचम है वो हमेशा जो कहते हैं ना कि अपना हमेशा थाम के आगे चली हैं। अगर हम शर्मीन उबैद चिनॉय की बात करें, अगर हम मलाला यूसुफजई की बात करें, अगर हम बिस्मा मारूफ की बात करें, अगर हम बाकी बहुत से ऐसी हस्तियाँ, आयमा बेग की बात करें, अगर हम पाकिस्तान के बहुत बड़े आरिफ लोहार साहब की बात करें, तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं। और भी जिनका काम जो है हुकूमत ने सराहा, जिनका काम पूरी दुनिया में उनका चर्चा हुआ। तो हमारा पूरा हफ्ता जो है वो हम पाकिस्तान के ऐसे फ़ख्र पाकिस्तान और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको दिए गए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और हम मनाएंगे अपना ये पूरा प्यारा हफ्ता कि पाकिस्तान के नाम करेंगे कि पाकिस्तान में हमारी जो पहचान है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने तक पेश किया। आज जिस जगह, जिस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ी हुई हूँ, जिस जगह ने मुझे नाम दिया, वो भी पाकिस्तान की बदौलत है। और मेरे सारे चाहने वाले, मेरे सारे तमाम नाजरीन जो कि मुझे देख रहे हैं, उनको हम आज बताएंगे कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सब उम्मीदें हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क हमेशा कायम आबाद रहे। हमारे मुल्क में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि हमें बाकी किसी दुश्वार घड़ी से गुजरना पड़े जिसमें हम आज भी गुजर रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम लेके अपने नाज़रीन को दें। ऐसे पाकिस्तान के हर बच्चा जो है, जो आज पूरा कोयर हमारे साथ है, जो सिटी स्कूल की बहुत बड़ी काविश है, जिन्होंने अपना कोयर आज हमारे साथ जो है, जो प्यारी बच्चियाँ जो गा रही हैं और जो पूरे प्रोग्राम में गाएंगी, वो भी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और हम आज एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो आज कितने जोशो खरोश से इस मुल्क के लिए आज इस काविशों के साथ पेशा हैं, रवां दवा हैं कि वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए अपना एक बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। इसी रोशनी के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमने जाना एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारा फ़ख्र पाकिस्तान कौन है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
1963 में डेरा गाजी खान में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम अपने शहर से हासिल की और 1989 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से आर्ट्स एंड डिज़ाइन में डिग्री हासिल की। बात हो सकाफत को खूबसूरती से कैनवस पर उतारने की या खुदा के बनाए हुए मनाजिर की, लैंडस्केपिंग में इनका कोई सानी नहीं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर भी हैं। इनकी पेंटिंग्स को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी पज़ीराई हासिल हुई। ताहम जुल्फ़ी आर्ट गैलरी के नाम से लाहौर में अपनी आर्ट गैलरी भी कायम की। इनकी मशहूर पेंटिंग्स न सिर्फ लोगों के दिलों पर घर करती हैं बल्कि गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल आर्ट गैलरी इस्लामाबाद एंड प्रेसिडेंट हाउस टर्की में भी इनकी पेंटिंग्स नज़र आती हैं। आर्ट एंड कल्चर में इनकी खिदमात की बिना पर आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 2010 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। आइए वेलकम करते हैं इस खित्ते को रंगों की मदद से मज़ीद खूबसूरत बनाने वाले और आर्ट की दुनिया में न सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करने वाले हमारे आज के मेहमान जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो कैसे मच। हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट वर्क। अच्छा, मैं आई बीन एसोसिएटेड विद दिस मैन सिंस व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग आई नो। एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन 15 साल पहले। 15 साल थोड़ी बहुत कल्चर मेरी कंट्रीब्यूशन है, कुछ ज़्यादा नहीं। नहीं, बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत लिखा कल्चर पर, आर्ट पर, बट एग्जीबिशंस को कवर किया आपने, शोज को कवर किया। बट आप हमारा प्राइड है, हमारी पहचान है, हमारा फख्र है। और हम आपको वाकई क्या कहते हैं, वी सल्यूट यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन कल्चर एंड आर्ट। थैंक यू सो मच सर, प्लीज। थैंक यू। तो कैसा रहा सफ़र आपका अवार्ड तक का, एक स्टूडेंट से एक अवार्ड तक का सफ़र? नो डाउट अभी ये जैसे बच्चे हैं, इनको इस की प्रोपोर्शन का भी एहसास ही नहीं हो सकता। ये जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है बंदा, तब जाकर फिर एहसास होता है कि वो टारगेट्स भी बड़े बन जाते हैं, फिर उसको अचीव करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो बचपन में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी कोई अवार्ड है और मैंने लेना है या मैं उसकी तरफ कोई सफ़र जारी करूं। लेकिन जब मैंने NCA से पास आउट किया और इस प्रोफेशनल लाइफ में जब मैंने कदम रखा पेंटिंग में, और मैं क्योंकि अलहमरा आर्ट सेंटर में एज अ प्रोग्राम ऑफिसर, स्टेज मैनेजर मैं वहाँ पर आ गया था, सो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और जहाँ पर मुझे अपना जो फ़न है उसको उजागर करना, उनको दिखाना मुझे बहुत इजी हो गया एक प्लेटफॉर्म की वजह से। सो नो डाउट वहाँ पर मैंने बहुत काम किया और आर्ट के अलावा कल्चर की प्रमोशन में मैंने बहुत अहम रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 इयर्स अलहमरा आर्ट सेंटर में सर्व किए हैं। मैंने, अगर मैं ये कहूँ, मैं वहाँ पर एज अ पपेटियर, एक पुतली तमाशा मैं करता था शुरू में। जी जी बिल्कुल। तो फिर वहीं से मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एक हाईएस्ट पोस्ट है, उससे मैं रिटायर हुआ हूँ अभी रिसेंटली 10 दिन पहले। अच्छा। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म किया है, मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मैंने पंजाब के लिए काम किया, मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने आर्टिस्टों के लिए काम किया। तो आपका हमेशा से जॉनर जो है वो लैंडस्केप रहा है। यू नो, यू हैव बीन पेंटिंग अ लॉट ऑफ लैंडस्केप्स। तो वो आपकी हमेशा से जब एग्जीबिशन जब मैंने भी कवर की हैं, तो लैंडस्केपिंग में बहुत ज़्यादा एक आर्टिस्ट की एक महारत होती है। तो व्हाई ऑलवेज बी लैंडस्केप्स? एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट, मेरा ख्याल है, जब स्टार्ट करते हैं तो वो लैंडस्केप ज़रूर करते हैं। कि आप अगर देखें मास्टर्स जो पेंटर्स हैं दुनिया के बड़े नाम, उन सब ने लैंडस्केप से ही स्टार्ट लिया है या फिगरेटिव आर्ट से। तो उसके बाद सब्जेक्टिव या उनका सब्जेक्ट चेंज होता जाता है। लेकिन मैं एक्चुअली इसमें रुक इसलिए गया, मैं एक बहुत परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ। मैं जब
कोई भी काम करता हूँ कोशिश होती है कि परफेक्ट तरीके से करूँ। तो शायद मैं अभी इससे फुलफिल नहीं कर सक रहा। मैं इसको जब कंप्लीट कर लूँगा मैं डेफिनेटली मैं कोई और सब्जेक्ट को ज़रूर टच करूँगा। लेकिन क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, मैं एक गांव का रहने वाला, जब यहाँ NCA आ गया तो वो लैंडस्केप एक्चुअली करना बहुत मुश्किल काम। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। वो ब्यूटी इतना को एक कैनवस के ऊपर डालना, वो मूड लाना, वो 3D इफेक्ट लाना, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो टाइम क्रिएट करना, सो एक मुश्किल तरीन काम है। इतना टोन्स के साथ खेलना पड़ता है इसमें। आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे डॉक्टर एजाज अनवर याद आ गया। बिल्कुल, डॉक्टर एजाज अनवर मेरे उस्ताद हैं। डॉक्टर एजाज अनवर जब हम पढ़ते थे तो जिस तरह वो एक लैंडस्केप को, एक फेस्टिवल को, उनकी तो फेस्टिविटी होती है ना कि बसंत हो या स्प्रिंग हो, बात है स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग का वो वाटर कलर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे। और बहुत नफीस और शफीक इंसान है और मेरे क्योंकि टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान का जिक्र किया और प्रोग्राम में उनको शामिल कर लिया। बिल्कुल सर, ऐसे ये प्राइड हमारी इस तरह आप हमारे साथ, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। बिल्कुल मिला है और मैं बताना ये चाह रही थी कि वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है और उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बट सर, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और आर्ट्स काउंसिल के अंदर आर्ट को फरोख्त, आर्ट की पहचान कराना, मेले करना, सेलिब्रेट, पेंटिंग एग्जीबिशंस करना, ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है आर्ट्स होती क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होते हैं, बट एक काउंसिल का नहीं पता कि अंडर द काउंसिल व्हाट दे कैन अचीव। यू हैव डन अ ग्रेट ट्रेमेंडस वर्क, नो डाउट। थैंक यू सो मच। नो डाउट, इसमें मैं कभी दोस्तों को कहता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर एजुकेट भी किया जाता है, एंटरटेन भी किया जाता है लोगों को खुश करने के लिए सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए फेस्टिविटी की जाती है। वहाँ म्यूज़िक होता है, थिएटर होता है, वहाँ पर एग्जीबिशंस होती हैं, डांस क्लासेस हैं, फिर वहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस हैं। सो एक फुल ऑफ लाइफ एक एरिया है, एक इदारा है जिसका नाम अलहमरा आर्ट सेंटर है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुल्क के जो भी हालात हों, जो भी इश्यूज़ हों, जैसा भी हो, ये इदारा कायम दायम रहा अपने और कर रहा है काम, स्ट्रॉन्ग उस पर स्टैंड पर और काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि लाहौर के लोग लकी हैं दुनिया में, इनको इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत से देखा जाता है। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा जिसको कहते हैं, वो एक ऐसी जगह है जो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आर्ट का गढ़ है तो वो लाहौर है। और लाहौर में आर्ट का गढ़ अलहमरा आर्ट सेंटर है। लिटरेसी का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, ये शहर एक पूरा एक कहते हैं ना सकाफत का एक पूरा एक मुजस्मा है। अभी लास्ट मंथ फरवरी में 3 बहुत बड़े आर्ट और लिटरेचर के फेस्टिवल्स हुए। पहला हुआ है PLF पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, फिर हुआ है फैज़ फेस्टिवल, फिर हुआ है लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल। सो आप ये देखें कोई 500-600 दानिश्वर पाकिस्तान से और गैर मुल्क से वो लाहौर में आए और लोगों ने उनको सुना है, उनका काम देखा है, उनकी बुक्स पर लेक्चर सुने हैं, एग्जीबिशंस हुई हैं, डांस हुए हैं, म्यूज़िक हुआ है, कमाल एक्टिविटीज़ थी। फरवरी और जैसे अभी मार्च स्प्रिंग है और फिर आपके साथ अभी हम मज़ीद जो है वो पूछेंगे आपसे कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, क्या था आपका लाइफ कैसी गुजरी। तो व्यूअर्स, पूरा हफ्ता हम लोग आपको पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको मिले हैं और जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, हम आपको उनसे मिलवाएंगे और हम पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान डे, पाकिस्तान का फ़ख्र। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। इसके बाद हम लोग ब्रेक के बाद आपको मज़ीद बताएंगे कि जुल्फ़ी साहब की जो पर्सनल लाइफ है वो उसमें वो वो पेंटिंग के अलावा क्या करते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा तुम पास
वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। वेरी नाइस, प्लीज सॉन्ग। तो साहब, हमारा प्राइड, हमारी पहचान है ये बच्चे, आने वाला मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। हम लोग ये जो बच्चे में देख रहे होते हैं, आपको देख रहे हैं, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, एक सोच तो होगी कि आज जहाँ आप पहुँचे हैं, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते थे, कैसे ही आपने ये रास्ता अब पार किया और आज आप इस सीट के पहचान है पाकिस्तान की। कोई रिग्रेट हुए कभी ज़िंदगी में? एक्चुअली जब कोई इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेता है ना इंसान, कोई भी मार का मार लेता है, तो वो छोटे छोटे रिग्रेट्स भूल जाता है। फिर वो शायद रिग्रेट्स इसलिए होते हैं हर इंसान की लाइफ में, उसका या तो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ लोग उसका मुकाबला करके आगे चले जाते हैं। तो ये सीढ़ी होती है, रिग्रेट्स होती हैं, लेकिन वो जब उससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो जाती है वो फिर चीज़ पीछे रह जाती है। सो मेरी लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्योंकि जितना मैं सोच सकता था मैंने उससे भी ज़्यादा परफॉर्म इसलिए किया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बहुत स्किलफुल होते हैं लोग, बहुत क्रिएटिव होते हैं लोग, लेकिन किस्मत ऐसी होती है उनको मौका नहीं मिलता। आर्ट्स काउंसिल में आपने 35 साल जो है ना अपने गुजारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चेंज जो आप लेकर आए हैं आपसे पहले वहाँ नहीं था? ये रिग्रेट मुझे शायद रहे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ यूं नीचे आई है। आपका आर्ट भी, कल्चर भी, आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है स्पेशल, वो उसकी मैं ज़्यादा बात करूँगा। फ़ाइन आर्ट्स ने तो काफ़ी ग्रो किया है, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स ने ग्रो इसलिए की है कि अब हमारा जो पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। पहले वो लोकली होता था। स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर में, क्योंकि म्यूज़िक में एजुकेशन नहीं है फॉर्मल, फ़ाइन आर्ट्स की तो फॉर्मल एजुकेशन है। अभी ये रिसेंटली NCA में और पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेजेस में परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक और इस पर क्लासेस शुरू हुई हैं, मास्टर्स की, MSc। अब कुछ चीज़ें ग्रो कर रही हैं, लेकिन एक जो क्लासिकल टाइम था हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स का, टीवी का, वो एक बहुत सुनहरा दौर था, 70s से लेकर 90s तक कह लें। उसके बाद वो ड्रामा, वो परफॉर्मिंग आर्ट थोड़ा सा नीचे है, वो ग्रामर चेंज हो गई, क्लासिकल आर्ट ख़त्म होता गया, आहिस्ता 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 मज़ा आ गया उसमें। मैं अगर मुझे रिग्रेट है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि थिएटर मेरे होते हुए तबाह हुआ है, और मुझे कोई इसमें वो नहीं है अपने आप को मैं सेव करने के लिए कहूँ, क्योंकि वो एक सोसाइटी की वैल्यूज़ ही बदलती गई हैं, ऐसी बदली हैं कि ऑडियंस बदल गई, एक्टर बदल गए, लोग बदल गए। सो इस चेंज के पीछे क्या है? कोई माइंडसेट है? नहीं, इस चेंज के पीछे पैसा है। एक्चुअली पहले लोग मेरे दोस्त हैं सब पुराने एक्टर, क्लासिकल लोग थे यार, वो इतना सिर्फ काम के लिए काम करते थे, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ था। अब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, प्रोड्यूसर ऐसे लोग आ गए हैं। लेकिन आई एम सॉरी, सुबह सुबह ये थिएटर की बात मैं एक गलत उस पर हम चले गए। अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, ये जो यूथ है ना, हमारी यंग जनरेशन है, वो इतनी क्रिएटिव है। एक चीज़ ख़त्म होती है ना, फिर एक शाख निकलती है, नए पत्ते निकलते हैं, फिर बहार आती है। वो बहार पाकिस्तान पर आ चुकी है। हमारी जो नई जनरेशन है वो इतनी क्रिएटिव है, इतनी उनकी विजन ब्रॉड है, आप सोच नहीं सकती कि वो जो अब थिएटर करते हैं नए बच्चे, उनकी ग्रामर, उनके सेट्स, उनके स्क्रिप्ट्स, उनका म्यूज़िक, उनके डायलॉग्स, डिलीवरी, उनकी डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है। बहुत
अप टू द मार्क है रियली। म्यूजिक देख लें आप, इतने अच्छे सिंगर्स नए बच्चे आ गए हैं और ये एक चेंज है। एक नो डाउट हम बहुत अच्छे आर्ट से नीचे आए थे और फिर अब एक जो उठान है, जो हमारे नए बच्चे हैं, आप फाइन आर्ट्स में चले जाएं, आप पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के यंग आर्ट हर शोबे में चले जाएं, हर शोबे किसी में चले की बात करें तो पाकिस्तान का हर बच्चा, हर यूथ, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा काम करता है वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे आ रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात जुल्फी साहब आपने हमारे साथ की है। मज़ीद अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और रहेंगे, हमारा फ़ख्र है। और हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग कनक। थैंक यू। बहुत परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, इंटरनेशनली भी आपके शोज होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक और यू। हमारी जो लेजेंड हैं सिंगर मैडम वो जहाँ उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जी बिल्कुल। मैं उनकी फैमिली से बिलोंग इस तरह करती हूँ कि मैं उनकी बहू लगती हूँ, पोती बहू लगती हूँ। बहू लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी आई एम बिलोंग टू म्यूजिकल फैमिली और बस सर जानते हैं कि हमने इतना माशाल्लाह काम किया और आज मुझे हमेशा अच्छा लगता है। से काम कर रही है, जी कर रही हूँ, बिल्कुल जी अच्छा। कर रही हूँ। तो आपको पता है आजकल कंपटीशन का दौर है, कभी पीछे चली जाती है गाड़ी, कभी आगे आ जाती है, लगी रहे और चलती लेकिन रहनी जब भी मैं चाहिए A+ में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप बैठे। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा और फ़ख्र पाकिस्तान, हम आपको हर ब्रेक में पाकिस्तान के कहते हैं कि प्राइड से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। और मर्दों के शाना बशाना जहां विमेन ओरिएंटेशन का अगर बात करें तो पाकिस्तान में अब जो है उस बहुत ज़्यादा हो गई है। ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आपका जॉनरा हो, ख़वातीन ने अपना नाम रोशन किया है और कर रही हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अमारा रज़ाक से। अमारा रज़ाक, सबसे पहले आप इधर आए हमारे इस पोडियम पे। ये हमारा फ़ख्र पाकिस्तान का एक छोटा सा एक हमने कवरेज बनाई है। अमारा रज़ाक के बारे में बात करें तो उन्होंने रग्बी में पूरे वर्ल्ड में ब्राउन और एशिया में सिल्वर और पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और कबड्डी और रग्बी जो है वो हमेशा से ही इनका एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स एथलीट है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वेलकम सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हिना जी इनवाइट करने के लिए। उनके साथ साथ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारा दूसरा फ़ख्र पाकिस्तान, राहीला, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनकी सर्कुल स्टाइल कबड्डी में वर्ल्ड कप ब्राउन मेडल है। पाकिस्तान प्लेयर एशियन स्टाइल कबड्डी में सिल्वर मेडल है। नेशनल गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, नेशनल गोल्ड मेडल रग्बी में। इसके अलावा उनकी लिस्ट ऑफ गोल्ड मेडल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे।
वो भी फ़ख्रे पाकिस्तान है। और हम वेलकम करते हैं राहिला। थैंक यू हिना। वेलकम। आप दोनों जो हो पाकिस्तान जो एथलीट है, हमारी विमेन एथलीट है, उनके लिए रोल मॉडल हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए बहुत फिटनेस की, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। विमेन ऑल्दो यू नो इस फील्ड में आगे आना, और हमेशा से ये कहा जाता है कि ख़वातीन थोड़ी सी सुनफे नाजुक हैं और हमारे जो मर्द हजरात हैं वो थोड़े से कहते हैं हिम्मत वाले होते हैं, ज़रा उनमें थोड़ा सा कहते हैं जज्बा ज़्यादा होता है और फिटनेस ज़्यादा होती है। मगर आप दोनों ने इस चीज़ को निगेट किया है। यू हैव कम्पीटेड देम। कैसे? फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम। जो बेसिकली आने बैक जाएँ 5 ईयर बैक जाएँ तो तब भी ऐसा था कि मेल्स एंड फीमेल्स में कोई भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं था, स्पेशली किसी स्ट्रगल लाइफ में। किसी भी तरह का अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो उसमें ये कैटेगरी नहीं देखी जाती कि जिसमें आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आपकी एफर्ट, आपका स्ट्रगल वो चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट प्योरिटी ये चीज़ होती है कि आपकी एफर्ट किसी भी चीज़ में है तो आप उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करें। ये तो बिल्कुल ही और आपको बिल्कुल ही ना आजकल आपको पता है कि फीमेल्स जो हैं मेल्स की कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो होना भी चाहिए। फीमेल्स को एज अ वुमेन आपको अपनी फील्ड में, चाहे वो हाउस वाइफ है, ठीक है, उसको फिट होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बात करता है तो प्रोफेशनल फील्ड में भी तो उसे पता होना चाहिए कि नहीं, बात करने से पहले सोचना है, ठीक है। बात करने से पहले सोचना है। वैसे भी एथलीट है, पता लगे कोई बात करे ढूस करके आए। दैट्स वेरी गुड। और हम तो आपको पता है आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। आप प्लीज़ आएँ हमारी चेयर पे। आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं। तो राहिला और अमारा आप दोनों फ्रेंड्स भी हैं? जी जी, अच्छा। कोलीग्स भी हैं, टीम फेलो भी हैं, टीम फेलो और भी हैं, तो फैमिली फ्रेंड भी हैं। तो तो हमारा बड़ा जो पीरियड्स है ना लाइफ का वो एक साथ ही रहा। साथ रहा है। तो ये कैसे सोचा कि हम लोग इसमें बीइंग एथलीट बनेंगे? क्योंकि लड़कियां होती हैं ना, कोई कहती हैं हमने मॉडलिंग करनी है, हमने फैशन डिज़ाइनर बनना है, हमने आर्टिस्ट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर है ज़्यादा, लेकिन एक एथलीट बनने के लिए ना वो डर लगता है कि कोई चीज़ लग ना जाए, हमारी कोई होता है ना कि फियर होते हैं ख़वातीन के। ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं, मतलब कि लड़कियों की तरह हर लड़की में होती है नज़ाकत होती है, लेकिन जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना तो तब आपकी स्किल्स जो है ना वो आपकी बाहर आपको पता चलता है कि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही है कि आपको जो हर फील्ड में जो है ना खुद को करना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, वो चाहे कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती लड़की के लिए, ठीक है। तो आपको चाहे वो फिटनेस की फील्ड है या वो स्पोर्ट्स की है, कोई भी फील्ड है, लड़की को खुद को ग्रो करने के लिए ना फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर स्किल्स जो है फिर वो कब से स्कूल लेवल से खेल रही थी या शौक कब से था या कोई रोल मॉडल था? एक्चुअल में हर किसी में एक नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है। किसी में मॉडलिंग का है, किसी में एक्टिंग का है, किसी का सिंगिंग का है। एथलीट्स की भी बेसिकली हिस्ट्री यही होती है कि उसको ये चीज़ है कि वो नेचुरल एथलीट्स जो से होते हैं ना, जैसे मिस के स्कूल्स कॉलेज से बाद हम यूनिवर्सिटीज़ खेलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाद डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, तो एक नेचुरल है। कुछ चीज़ें ऐसी जैसे मिस के मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी नेचुरल, मैं एक एथलीट हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा नेचुरल बनाया कि पहले तो मैं जैसे स्कूल्स में खेलती थी जैसे इंजॉयमेंट के लिए खेलती थी, फिर मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार नहीं, ये चीज़ एक नेचुरल है मेरे अंदर, तो मुझे इस चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए। तो दैन फिर मैं प्रोफेशनल लेवल में खेली। एक्चुअल में जो मेरी जो शौक था वो ये क्रिकेट में खेलने का शौक था, बट मेरे अंदर एक नेचुरल चीज़ थी कि मुझे अल्लाह ताला ने शायद रग्बी और कबड्डी के लिए बनाया था। वेरी नाइस। तो दैट्स वाई फिर मुझे ये चीज़ समझ आई 2014 में। 2014 के बैक तक मैं क्रिकेट खेलती थी, पीसीबी खेला मैंने, HEC खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, बट शायद मुझे चांस नहीं मिला पाकिस्तान लेवल पे। बहुत डिसहार्ट भी थी थोड़ी सी। फिर ये चीज़ समझ आई जब अल्लाह ताला ने रग्बी और कबड्डी में बहुत इज्जत से नवाजा, तो वो एक जो डिसहार्ट वाली फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, आप बड़ी मज़ेदार बात करिए, क्योंकि मैं रिसेंटली किसी से मिली, वो मैथ्स रेसलर है, और मेरे लिए बड़ी डिफरेंट बात थी कि मास रेसलर वो जो एक डिफरेंट एक टेक्निक होती है, उसके ज़रिए यू डू रेसलिंग एंड विमेन, शी इज़ अ बड़ी बात है। और शी इज़ नॉट हियर इन पाकिस्तान, बट मेरा दिल है कि मैं भी उनको प्रोग्राम बनाऊँ, बिकॉज और विमेन के लिए ऐसी ओरिएंटेशन देना, क्योंकि विमेन हर फील्ड में आगे आती है, तो हमें कहते हैं कि हमारा वाकई फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं, हम विमेन है, हमारी डोमिनेशन होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर एक स्टेटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ख़वातीन को देखती हूँ।
व्यूअर्स, हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद हम लोग अमारा और राहीला से पूछेंगे कि वो दुनिया में कहाँ गई, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। एक बार मैं आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमारा जो प्रोग्राम है फ़ख्र पाकिस्तान, वहाँ हमारा जो फ़ख्र है और हमारी ये भी एक फ़ख्र है क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाए हैं। और आज जो बना रही है फ्रेंड, आज क्या बना रही है? आज मैंने 1 बाइट चिकन बनाया है बच्चों के लिए और साथ में चिकन लॉलीपॉप बना रही हूँ। हमारे सेट पे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं जिनके कोयर्स यहाँ हैं और जिन्होंने कोयर्स की सूरत में हमें मिली नगमे गा के सुनाए हैं। तो इफ़रा, चलें आप सर्व करें बच्चों को और बच्चे खाएं ज़रा और बताएं हमें कैसा बना। सबने बताना है कैसा बना। अच्छा, जोर से बताना है कैसा बना। और ये है कि यहाँ जो हैं हमारे साथ जो हमारी जो विमेन एथलीट एक और हमारा फ़ख्र है। अच्छा, अब मुझे हमेशा सब कहते हैं कि जब ख़वातीन की बात आती है ना तुम ज़्यादा बोलती हो, तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बात करती हो। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब ओरिएंटेशन देते हैं ना, बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए बात करना, उनकी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ख़वातीन को बराबर स्पेस देनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा देनी चाहिए। रियली हमारे इस्लाम में भी ऐसा ही है इतनी कि स्किलफुल है हमारी ख़वातीन, इतना उनकी विजन माशाल्लाह बहुत ब्रॉड है। और अब हमें अगर तरक्की करनी है, इंटरनेशनल लेवल पर आना है, तो ख़वातीन को बराबरी का एक स्टेटस देना चाहिए। बहुत ज़रूरी। बहुत खूबसूरत बात की है साहब आपने, क्योंकि एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमेशा से हमें डोमिनेट होती हैं, मगर आपने जिस तरह इक्वालिटी का एक जो नोशन दिया और पाकिस्तान की तरक्की में कितना बड़ा किरदार है ख़वातीन का, वो हमने पाकिस्तान बनने के से ही देख रहे हैं हम लोग। मैं बिल्कुल बाद में लूँगी। थैंक यू सो मच इफ़रा। थैंक यू। आप दोनों ख़वातीन जो हैं राहीला और अमारा हमारे साथ आएँ, क्योंकि यहाँ इतने खूबसूरत और कहते हैं ना कि इतने ये जो मेडल्स हैं, ये हमें लगता है बहैसियत सिर्फ एक मेडल है, एक मेडल का एक हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे जितनी आपकी मेहनत, जितना आपकी जो कंट्रीब्यूशन होती है ना, उसका एहसास नहीं होता कि जो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये कितनी एक मायने रखती है, इसके पीछे कितने साल की आपकी एक परफॉर्मेंस होती है जिसको देखकर आपको ये इनाम दिया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे आपको कब और कहाँ मिले? दोनों आ जाएं। नेशनल गेम्स पेशावर, इसके अलावा और 2018 मलेशिया, अगर हम देख सकते हैं यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पंजाब, वेरी नाइस। उसके बाद पंजाब यूथ फेस्टिवल, वेरी नाइस। इसके साथ हम देख रहे हैं नेशनल वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप, वेरी नाइस। इसके अलावा हमें यहाँ बैडमिंटन में भी है। अच्छा, ये किसका मेडल है? बैडमिंटन कौन शौक से खेलता है? हाँ, ये मैंने बैडमिंटन भी खेली हुई है और एक थोड़ी सी सॉफ्ट बॉल भी मैंने देख पढ़ा जी, था मैं आपके बारे में। आप करती हैं सॉफ्ट बॉल। अच्छा, वेरी नाइस। और ये जो मेडल है ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। जी, ये पंजाब। है कबड्डी का मेडल है। अच्छा, ब्राउन मेडल है, ब्राउन वर्ल्ड मेडल है। पे हमने प्ले किया था, ठीक है। फिफ्थ वर्ल्ड कप कबड्डी। और ये है विमेन सॉफ्टबॉल, जिसका मैं भी बात कर रही थी, उस पर भी मेडल है। ये है सर्विस। अच्छा, ये है 7th रग्बी चैंपियनशिप का मेडल है। मैं रोइंग की भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। किसकी? रोइंग की। अच्छा, रोइंग भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रोइंग तो खैर लाहौर में तो होती नहीं है। होती है। कहाँ होती है रोइंग? ये यूनिवर्सिटी के क्लब बना हुआ है यहाँ पे ना, यूनिवर्सिटी में बना हुआ, ठीक है। गोल्ड मेडल दिखाएं। ये गोल्ड मेडल। अच्छा, ये पंजाब यूथ है। हाँ जी, पंजाब यूथ की तरफ से गोल्ड मेडल है। पता है क्या, पाकिस्तान का जो ब्लेजर पहनना ग्रीन कलर का और परचम अगर आप लगा के जाते हो, आपका जो भी आप देख रहे होते हो वो सारा एक सॉफ्ट इमेज, आपका जो भी इमेज आप दे रहे होते हैं
हमारे हार्ट को स्टोरी से दिन ब दिन जो भी आप देख रहे हो, बट अगर आप दुनिया में किसी कोने में जाते हो, इंटरनेशनली जाते हो, आपका ये जो ब्लेजर होता है ना, ये आपकी पहचान है। आप इतना एक फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं ना कि वी बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो भी आप इमेजेस आप देख रहे हो ऐसा नहीं है, हम वुमेन हैं, हम आगे आ रही हैं, हम काम कर रही हैं। आप लोग कहाँ कहाँ गई हैं पूरी दुनिया में? फर्स्टली तो ये 2 मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसकी रीज़न कि हमने मलेशिया में, इसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ शॉर्ट में। ओवरऑल हमारी टीम जाती है 12 की, ठीक है, 12 लोग होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। हम 9th गर्ल सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से 3 स्टॉपर्स हमारे सिलेक्ट नहीं हुए थे, मीन्स कि उनके वीज़ा नहीं लग सका था। 9 लोगों के साथ हम ये सिल्वर मेडल लेके आए थे मलेशिया में। हमारे पास ऑप्शन में कोई प्लेयर नहीं था कि मैं स्टॉपर खेलती हूँ, ये रेडर खेलती हैं। तो स्टॉपर की लाइन में ना मैं इतना थक चुकी थी, थ्रू आउट मुझे सारे मैच खेलने पड़े थे। हमारे पास 4 स्टॉपर्स थे, जिसमें से हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि हम 5th को चेंज कर सकते हैं कि किसी एक स्टॉपर को रेस्ट मिल सके। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ इंडिया से हारे थे। उसकी भी रीज़न ये थी कि हमारी प्लेयर्स इतना थक चुके थे थ्रू आउट मैच खेलने की वजह से, रेस्ट भी कम था, और जस्ट 2 से 3 डेज़ के अंदर हमने थ्रू आउट सारे मैच खेले थे। उसके बाद ही हमें ये कामयाबी मिली थी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी कामयाबी है। और फर्स्ट ये मेडल इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ना एक क्रिकेट से डायरेक्ट एक उसमें कबड्डी पे स्विच हुई, तो मेरे लिए एक अनबिलीवेबल चीज़ थी कि यार क्रिकेट एक बहुत डिसेंट सी गेम है और कबड्डी एक बहुत रैश और बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। और मैं ना वो छोटी सी स्टोरी के ना, जब फर्स्ट टाइम मैं ग्राउंड में गई तो मैं ना बैग पैक करके मैंने कहा नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि क्रिकेट वाला बंदा ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद जब मुझे ना एक दफ़ा कोच ने कहा सिर्फ 5 मिनट दो, 5 मिनट में ये सिलेक्ट करो कि अब देखो सही ये क्या गेम है। उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि ना आप ऐसा करो कि आप इन दोनों में से ऑप्शन चूज़ करो, आपको क्या बनना है। मैंने फर्स्ट तो कहा रेडर बनना है। जब मैं रेडर की, मुझे लड़की ने पकड़ के फेंका, मैंने कहा नहीं, मैंने स्टॉपर बनना। और जब मैं स्टॉपर बनी फिर मैंने सबको फेंका। हाँ, ये भी बहुत डिफरेंट ट्रांजिशन है कि क्रिकेट से एकदम स्विच करना। बट आपका एक पैशन होता है ना, आपका एक जुनून होता है, आप अपना जुनून, अपना पैशन किसी भी स्पोर्ट में आप दिखा सकते हो। एक्चुअली में ना ही ना अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक नेचुरल चीज़ रखी थी। मेरे अंदर शायद वो ऐसी थी कि मुझे वो रैश गेम में के लिए बनाया गया था। तो जब मैंने कबड्डी खेली तो फिर मैंने सबको मारा। अच्छा, कबड्डी बड़ा मजेदार है। कबड्डी की बात बता रही हूँ। कबड्डी से भी उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने रग्बी का क्या कहते एकदम स्विच किया। फिर उसके बाद मैंने और जितनी भी गेम है इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एशियन स्टाइल कबड्डी को प्रेजेंट किया है, रग्बी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया और सर्कस स्टाइल कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पे। कबड्डी 2 टाइप्स के, एक प्रो कबड्डी है, एक सर्कस स्टाइल कबड्डी है। ठीक तो है। दोनों में क्या कहते हैं मैंने प्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 4th टीम है जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैं वर्ल्ड कप खेलने जाऊँगी इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वेरी गुड। और मैं कैप्टन भी हूँ रग्बी की। वेरी नाइस। आप हमारा फ़ख्र हैं, हमारी पहचान है, और हमें खुशी होती है जब ख़वातीन हमारे साथ बैठी होती है, बता रही होती है कि हमारी ये अचीवमेंट्स और हमने ये अचीव किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, टू बी ऑनेस्ट। हमने यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ पूरे वीक में कितने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहेंगे, कितने जो अचीवर्स हैं, कितने यूथ में जिन्होंने अच्छा काम किया। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग खनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ हमारा फ़ख्र, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान और उन शोबों में जो कि कहते हैं ना कि थोड़े से स्टीरियोटाइप्स थे और हमने इन ख़वातीन ने उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, उन टैबूज़ को ब्रेक करके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कर रही हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की, अपने कहते हैं ना कि जो एक्सप्रेशन है उन्होंने कैनवस में उतारा, उन्होंने बताया, उन्होंने एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान के जो फनकार और जो आर्टिस्ट हैं उनको शायद दुनिया की पजीराई की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने मुल्क में उनकी पहचान जो है वो उनका असासा है। बेशक बेशक, बिल्कुल बेशक बेशक। तो हम अपनी जो प्राइड है, हम अपने जो फ़ख्र हैं, आज हम उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये वैसे मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा आप लोगों का, ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने डिज़ाइन किया है। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, बिज़ी लाइफ है, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है वो बेचारे साइड पर हो जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है बाद में। कोई गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर दें, इसलिए नहीं कि उनको नीड है, मेरा ख्याल है रिकग्निशन है याद रखने की, कि बार बार उनको याद रखा जाए। जैसे आप लोगों ने आज बुलाया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद गुम होना, सीन से गायब हो जाना या कर देना, भूल जाना उनको, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है जो कि हमारी है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ, एटलीस्ट मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। हमने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा है जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस भी मिले हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए, बट उनका जो आखिरी जो सफ़र था वो अपील्स करते करते गुजर गए। नो डाउट, उन्होंने अपील्स की हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है अपने इलाज के लिए। बेशुमार मिसालें हैं माजी में, जितने हमारे बड़े आर्टिस्ट भी हैं, स्पेशली एक्टर और सिंगर्स, अलहमरा से उनका बहुत वाबस्तगी रही है। और आप नाम बता सकते हैं ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं? इसीलिए कि स्टेट को कम से कम कितने लोग हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिनको मिला है? 300, 400, 500 लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में। पंजाब के होंगे 200 लोग, तो 200, 250 लोगों को टारगेट रखकर आप कुछ बेसिक, नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने एक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड तो क्रिएट किया है, लेकिन वो इतने कम पैसे हैं, 5,000 रुपया मिलता है एक आर्टिस्ट को मंथली, और वो लेट हो जाता है, वो चक्कर लगते हैं। नो डाउट जितना फैसिलिटेट, मैं ही उसका इंचार्ज हूँ लाहौर में, और इसमें कोई शक नहीं है, चक्कर भी लगते हैं, कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं, कुछ फॉर्म गलत हो गया, फ़ोन गलत हो गया, बैंक अकाउंट गलत हो गया, थंब इम्प्रेशन नहीं आता। लेकिन ये कम से कम ये जो 300 या 250, 200 लोग हैं, इनको तो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दे देनी चाहिए। सेहत और घर लिमिटेड चले, सेहत तो दे देना, घर दे दे, घर तो बड़ा बहुत बड़ा काम है। कम से कम इनको, इनकी फैमिली को ना सही, इनको तो इतनी दे दें सहूलत कि ये कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाकर प्राइड के साथ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अगर किसी को मिला हुआ है, जाकर इलाज करवाएं, ज़िंदगी को इजी करें और इंजॉय करें उस प्राइड को जो कि स्टेट ने उसको दी है। वो खुद तो बेचारे इंजॉय नहीं करते, ले देकर ये होता है कि हम किसी प्रोग्राम पर बुला लिया, कोई टॉक शो हो गया, कोई उसके बाद कुछ लिख दिया उनके बारे में, कुछ लिख दिया, उसके बाद बेचारे गुम हुए हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं, एक अंधेरे कमरे में लेटे रहते हैं बेचारे, और सालों साल जिंदगियां अपनी गुजार देते हैं। और आप बिलीव करें, देखिए ये 25 करोड़ की आवाम में कितने आर्टिस्ट हों, 200, 300, 400 लोग हर फील्ड में, स्पोर्ट्समैन ले लें, आर्टिस्ट ले लें, पेंटर, सिंगर, एक्टर, जो भी है। ये प्राइड हैं किसी भी सोसाइटी के। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, क्रिएटिव लोग, जो पोइट्स हैं, जो दानिश्वर हैं, ये स्टेट का फेस होते हैं। इस फेस को खूबसूरत रखना स्टेट की जिम्मेदारी है। इनके फेस पर स्माइल लाना स्टेट की जिम्मेदारी है। और ये अगर हम इस
की इम्पोर्टेंस को समझ लें, सोसाइटी भी समझ ले, शायद किसी हद तक सोसाइटी तो उनको प्राइड देती है, इज्जत देती है, कहीं ना लेकिन कहीं देखिए स्टेट कि को autographs हो फैसिलिटेट जाते हैं, इनको जी। करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। खवातीन जो है हमारी, मैं दो किसी की वो क्या कहना चाहेंगी? मेरा एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वो ये, हमें बहुत बुरा फील होता है कि हमारी गवर्नमेंट से भी है, हमारी डिपार्टमेंट से भी है, हमारी फेडरेशन से भी, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स की, स्पेशली तौर पे किसी फीमेल्स को, कभी वहाँ पे ये ना इंट्रोड्यूस करवाना पड़े कि आई एम इंटरनेशनल प्लेयर। इसके लिए कोई एक ऐसी अथेंटिक चीज़ होनी चाहिए, कोई कार्ड या कुछ भी जो उनको समझ आए, कि हमें वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन ना करवाना पड़े। लास्ट टाइम ये वर्ल्ड कप हुआ कबड्डी का, बहुत बुरा फील होता था, ट्रस्ट मी। हम मैच देखने के लिए जाते थे, हमें बाकायदा बताना पड़ता था, उनको यकीन दिलाना पड़ता था कि हम एक कबड्डी के हम खेलने वाले खेलने बच्चे वाले हैं। हैं और हम खुद एक मेडलिस्ट लोग हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी ये शो चले या कोई देखे तो इस चीज़ पे गौर ज़रूर किया जाए कि फीमेल्स एक स्ट्रगल कर कर इस मुकाम पर आती हैं, यूँ नहीं आती हैं। मेल्स को तो शायद फिर भी कोई थोड़े प्रोटोकॉल किसी बिहाफ पे, सिफारिश पे या जैसे भी मिल जाता है। फीमेल्स जब मेरिट पे आती हैं तो उनको किसी सिफारिश की ज़रूरत, एंड यू नो पाकिस्तान में हमारे फीमेल सिफारिश को क्या समझा जाता है, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एथलीट बहुत मेहनत से बनता है। तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ का, स्पेशली किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर्स को, मेडलिस्ट प्लेयर्स को ये मत बताना पड़े कि हम इंटरनेशनल प्लेयर, कि हम नेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी काविश। और आशिया खान जी जो बहुत अच्छा गाती हैं, कहते हैं Thank कि you. आपको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कुछ सालों के बाद आप भी एक अवार्ड लेकर हमारे साथ एक हॉट इंशाल्लाह, सीट पे इंशाल्लाह। बैठेंगी। मैंने भी पाकिस्तान को बहुत अच्छी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगे की बात करी थी कि सर लाइफ तो वैसे ही कबड्डी है, कबड्डी और वो भी फीमेल की, वाह, क्योंकि मेल के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फीमेल के लिए घर को मेंटेन करना, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, No अपने doubt. और बहुत अपने beauty. काम को लेके चलना और उसका बेस्ट देना, ये मेरे ख्याल से No औरत doubt. की ज़्यादा बेशक, जिम्मेदारी है। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हर शोबे में ही आजकल लड़कियां इन हैं और माशाल्लाह कामयाब भी हैं। इसी तरह म्यूज़िक भी है, कबड्डी भी है, जो भी है, मतलब स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिंग हो गई, और हम भी ऐसे हैं। अच्छा आशिया, 23 मार्च आ रहा है, 23 मार्च की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मार्च आता है तो हमारे पाकिस्तान डेज हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गाना कुछ है पाइपलाइन में कुछ बनाने के लिए? या कुछ इंशाल्लाह कर रही हैं? इंशाल्लाह बनाऊंगी। बनाएंगी जी, बनाएंगी। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान डे आने वाला है, मार्च आता है जहाँ बसंत फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान डे की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें, इस डे को अपने बच्चों तक बताएं कि ये डे कितनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, इस डे की क्या अहमियत है। इस दिन हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। और कहते हैं ना कि कुर्बानियाँ सिर्फ एक वर्ड है, मगर इसके पीछे जितनी जद्दोजहद थी, जितना हम काम था, जिन्होंने दी, वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए कितनी तगोदो की है। तो हम सबका काम है कि हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क में रहने के लिए, अपने मुल्क को प्यार करें, अपने मुल्क का उसकी पहचान बताएं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारा ग्रीन जो पासपोर्ट है वो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। हाँ, और हम लोग उस पहचान के साथ हमेशा आगे जाते हैं। हमारा जो ग्रीन ब्लेज़र है जो हम पहन के जाते हैं, वो हमें उस झंडे को अपने कहते हैं अपने सीने पे लपेट के जाते हैं कि जो झंडा है ये हम इस धरती से, इस माँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हम आज हमारे साथ जितने भी हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, हमने सल्यूट किया, हमने बताया कि आप लोग भी पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है। कुछ कमी रह गई होगी तो मेरी तरफ से बड़ी माजरत है, क्योंकि आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, और ये प्राइड की बात है कि आपने याद रखा और अपने इतने ज़बरदस्त शो पर हमें इनवाइट किया। और आशिया, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी। और आज इतने खूबसूरत स्पेशल डे पे आपने मुझे बुलाया, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी ना, थैंक यू वेरी मच। और A+ का सबका शुक्रिया। और हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात होती है जब हमें कुछ चैनल्स ऑनर ऑफ गेस्ट बुलाते हैं, हमें बात करने का मौका मिलता है, अपने दिल की बात बताने का मौका मिलता है, तो हमें फील होता है कि यार हम एक नेशनल प्लेयर्स हैं। वेरी गुड। और
थैंक यू सो मच। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो आज आए, जिन्होंने बहुत प्यारा गाया और मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया, और इनके जो दोनों कोयर्स थे बहुत मज़ेदार थे, और थैंक यू सो मच आने का। इनके लिए भी क्लैप। तो व्यूअर्स, हम अपना जो पूरा वीक है वो हम पाकिस्तान के नाम करेंगे, पाकिस्तान की आइडेंटिटीज़ बताएंगे और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और एक बार फिर हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।